नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया और जो मंत्रिमंडल के यानी कि मोदी 3.0 की जो टीम है उन सभी ने अपना अपना कार्यभार लगभग संभाल लिया है। लेकिन इन सब के बाद तमाम सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिससे अभी भी निपटना पड़ेगा। मसलन लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, मसलन एनसीपी अजीत पवार और बिहार की पॉलिटिक्स के बीच में जो गतिरोध चल रहा है वो कैसे संभलेगा, क्योंकि बिहार में एक तरफ जहां विपक्ष ये कह दिया है कि भाई बिहार को मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ झुंझुना मिला और कुछ मिला नहीं है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स शिंदे गुट कह रहा है कि भाई हमारे 7 सांसद थे, हमको कुछ नहीं मिला, कैबिनेट कम से कम मिलना चाहिए था। अजीत पवार के सांसद कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको डिमोशन कर दिया। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इस पर मान जाएंगे। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ये जो 3-4 चुनौतियां हैं खासतौर पर कार्यभार संभालने के बाद स्मूथली सरकार को रन करने की, ये कैसे दूर करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। ये 3-4 जो चुनौतियां आई बीजेपी के सामने और उसमें जो विपक्ष का तड़का है कि झुंझुना मिला, आरजेडी ने कहा, इससे तो पार पाना पड़ेगा ना। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं लेकिन कुछ दिक्कतें हैं और इसीलिए एनडीए को अब एक संयोजक की जरूरत पड़ेगी। एनडीए कन्वीनर का पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत जी, और मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये तमाम जो सीनियर लोग थे ये एनडीए में समन्वयक की भूमिका भी निभाते रहे हैं। तो एनडीए कन्वीनर का पद भी ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे मसले होंगे, मुद्दे होंगे जहां पर सबकी सहमति जरूरी होगी, एनडीए की बैठक बुलानी होगी, सभी छोटे छोटे दलों और बड़े दलों से बात करनी होगी, तो एक कन्वीनर चाहिए होगा। भाई पीएम तो अपने मंत्री परिषद को चलाएंगे, लेकिन एक कन्वीनर चाहिए। वो पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मुझे लगता है बाद में चर्चा होगी। लेकिन अभी जो सबसे जरूरी है कि लोकसभा में इसी जून के लास्ट में सेशन बुलाया जाना है, तो आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पीकर ऐसी मिली जुली सरकारों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कि अगर कोई कहीं जा रहा है, कोई टूट के आ रहा है, कोई फ्लोर टेस्ट की बात हो गई, कोई मोशन आ गया, रेजोल्यूशन आ गया, तो स्पीकर का महाराष्ट्र विधानसभा में हमने देखा भी, अगर राहुल नार्वेकर को सरकार से तालमेल अच्छा नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। और महाराष्ट्र एक उसका उदाहरण है कि कोर्ट ने भी कहा कि जो स्पीकर तय करेंगे वही होगा, मान्य होगा। तो स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी, आप देखिए कि मंत्रियों को ज्यादातर रिपीट किया है, जो की पोस्ट है वहां पर रिपीट करने को देखा गया है। सीसीएस के पोस्ट पे सबको रिपीट किया गया है। तो मुझे लगता है स्पीकर को भी ओम बिरला को शायद रिपीट कर दिया जाए उसी पैटर्न पे, क्योंकि ओम बिरला ने 5 साल में बहुत अच्छे से हाउस चलाया भी था, भरोसेमंद कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और शाह के। हाँ, उनका तालमेल अच्छा था। आप देखिए कि बिना ऑपोजिशन के सेशन चला है, कई बिल पास हुए, लोग सवाल इस पे उठाए, लेकिन नियमावली के हिसाब से देखा जाए तो स्पीकर चला सकता है, सरकार से तालमेल उसका अच्छा था। तो इस लिहाज से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, एक नाम और चल रहा है आंध्र प्रदेश से, बीजेपी की प्रमुख हैं डी पुरंदेश्वरी, सीबीएन की यानी कि चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं, वो साली हैं। जिस समय बगावत की थी और तख्ता पलट किया था चंद्रबाबू नायडू ने, उस समय उन्होंने उनका साथ दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी में है। तो क्या उनका नाम चल रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि जिस कम्युनिटी से चंद्रबाबू नायडू आते हैं वो उसका बहुत जबरदस्त तरीके से जनाधार है आंध्र प्रदेश में, कम्मा कम्युनिटी, और ये भी डी पुरंदेश्वरी भी उसी कम्युनिटी से आती है, और इसीलिए बीजेपी ने शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बना रखा है। तो क्या उस वोट बैंक में सेंध लगाने की एक कोशिश होगी, इतना बड़ा पद देकर के आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में अपने लिए एक स्पेस तलाशने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए वो रिस्की भी है भाई। हाँ। है, उनकी बहन है, मान लीजिए कल को वो पलट जाएं और वापस चले जाएं टीडीपी में। हाँ, तो बहुत रिस्क फैक्टर भी वहां पे। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी सेफ लेके चलेगी और स्पीकर की पोस्ट को अपने साथ लेकर के हाउस में अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहेगी। इसलिए अपने किसी बेहद पार्टी के ही आदमी को, या फिर ओम बिरला जो कि तालमेल बेहतर करके चला चुके हैं हाउस को, उनको ही रिपीट करने की बात की जाएगी। और इससे पहले भी हुआ है कि एक कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा भी कार्यकाल मिला है स्पीकर्स को, तो ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर मुझे लगता है बात हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर
टीडीपी को दे दिया जाए। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का भी बहुत अहम रोल होता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मंत्री परिषद पे अभी भी घमासान मचा हुआ है। बिहार में जो मंत्री पद बांटे गए हैं, मैं उसी उसके पे आ रहा बाद से था। महाराष्ट्र में लोग सवाल उठाने लगे हैं अब। और उसके बावजूद बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुंझुना मिला बिहार को। भाई वो तो कहेंगे ही ना, उनका तो ये कहेंगे कि भाई बिहार को कुछ नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े जो मंत्रालय की उम्मीद लगाई गई थी, मसलन रेलवेज, वित्त की बात की जा रही थी, अब कृषि की बात की जा रही थी। अब नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज में बिहार ने बाजी मारी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके का, उस औरे का मंत्रालय नहीं मिला बिहार को जिसके कयास लग रहे थे। अब ये बीजेपी ने मतलब अपने पास सारी पावर अपने ही पास रखी है कि भैया आप सहयोगी हो तो आप उसी तरीके से दिखोगे, बीजेपी की तरह नहीं दिखोगे। होना भी चाहिए भाई। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में है, 240 उसके मेंबर्स हैं, अपने नंबर उसके पास है। आप जेडीयू के खाते में भाई पंचायती राज एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो गया है ललन सिंह के पास, और टीडीपी के पास सिविल एविएशन बहुत बड़ा पोर्टफोलियो वो गया हुआ। तो सिर्फ ये कहना कि भाई अच्छे पोर्टफोलियो नहीं आए हैं, मुझे लगता है ये उतना काफी नहीं है। काफी कुछ बिहार को मिला है, टीडीपी को भी मिला है। टीडीपी को तो गठबंधन के बाद वहां स्टेट की एक गवर्नमेंट भी मिली हुई है। हाँ, ये बात सही कि महाराष्ट्र के लोगों को निराशा हो सकती है। लेकिन स्टेट की गवर्नमेंट मिली हुई है टीडीपी को, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वहां अपना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये भी लोग कह रहे हैं कि जनसेना पवन कल्याण की वजह से और टीडीपी की वजह से बीजेपी ने वहां पर अपनी मजबूत जड़ें जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, टीडीपी को केंद्र की राजनीति में और तेलंगाना में अपने आप को मजबूत करने के लिए भाजपा की जरूरत है। जनसेना को उस क्षेत्र में अपने आप को एक नई पार्टी को खड़ा करने के लिए टीडीपी और भाजपा की जरूरत है, और भाजपा को उस क्षेत्र में खड़ा होने के लिए टीडीपी की जरूरत। तो मुझे लगता है सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए गठबंधन चलेगा। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना है, तो वहां पे शांति बनी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और जो पोर्टफोलियो मिला है उसमें भी वो प्रसन्न है, खुश हैं। तो मुझे लगता है टीडीपी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बिहार की बात को लेकर के बस बात छिड़ी हुई, बिहार की बात कर ली, आंध्र प्रदेश की बात कर ली। जल्दी से हम थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी स्थितियां गंभीर नजर आ रही हैं, और खास तौर पर मैं अजीत पवार की बात करूंगा। अजीत पवार का क्या लगता है, क्योंकि कयास इस पर लगने ये इस बात पे शुरू हो गए कि अजीत पवार मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, और जा सकते हैं। क्या उनकी ये मजबूरी है या बने रहना उनकी मजबूरी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अजीत पवार के गुट से खबर है कि उनके यहाँ से विधायकों में असंतोष है और वापस जाना चाहते हैं एनसीपी पे, यानी मूल एनसीपी में, शरद पवार वाली एनसीपी में वो जाना चाहते हैं। अब अजीत पवार के सामने चुनौती है कि उनको बांध के रखें और अपने आप को, जो कि सिंबल के साथ बैठे हुए हैं, साबित करें कि हम ही हैं, हम रुके हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने उनको जो ऑफर दिया वो उनको मंजूर नहीं था, अब मंजूर है जब उनके हाथ से वो ऑफर भी चला गया है। तो समस्या यह है कि ये दोनों तरफ से फंस गए हैं, ना घर के रहे ना घाट के। वापस इसलिए नहीं जाएंगे और ना लिए जाएंगे क्योंकि अजीत पवार के नाम को शरद पवार और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और पूरी विपक्ष ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी थे, उनके गोद में बैठ गए, इसलिए साफ हो गए। तो उनको लेकर के वो खुद दाग अपने पास क्यों लेंगे? और एनडीए से बाहर इसलिए नहीं निकलेंगे, जैसे निकलेंगे उनके जेल जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो तो फंसे हुए, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव जब डिक्लेयर होंगे उसके बाद ही अजीत पवार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, उससे पहले उनकी खामोशी होगी। शिंदे के साथ देखिए, मुझे लगता है इनजस्टिस है, क्योंकि 7-9 जीते हैं शिवसेना उद्धव गुट के, और 7 इनके नंबर्स इनके पास अच्छे हैं। उनके साथ मुझे लगता है ये हुआ होगा कि भाई हमारी मिलीजुली सरकार है, मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़ा राज्य है और वहां के आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से कि आप राज्य की सरकार चलाइए और सेंटर की सरकार आपके सहयोग से हम चलेंगे। और उनके सामने भी मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा नंबर्स मिले हैं, ज्यादा सपोर्ट मिला है, मतलब मोहर लग गई। और बीजेपी ये कह रही कि देखो तुम कांग्रेस से जीते हो, तुम यूबीटी से नहीं जीते हो। हाँ, इसीलिए इन लोगों की भी अपनी मजबूरी है कि अगर वो भाजपा से अलग भी होते हैं तो अपनी मूल पार्टी में जाएंगे कैसे? हाँ। और बिना भाजपा के महाराष्ट्र में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन लोग की मजबूरी, इसीलिए खामोशी के साथ खून का घूंट पी करके चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या इसके भी टुकड़े होंगे, शिवसेना शिंदे गुट
और अजीत पवार होगा। देखिए, चुनाव के समय में हमने देखा बहुत बड़े बड़े नेता इधर से उधर जाते हैं। अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव डिक्लेयर होंगे तो बहुत सारे नेता जो शिवसेना गुट में है, शिंदे गुट में, वो जाएंगे उधर, उधर से इधर आएंगे, ये चलता रहेगा। बीजेपी में भी आने की गुंजाइश है। बहुत सारे नेता आएंगे, बिल्कुल। देखिए, आप कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में टिकट नहीं पाए, वो शिवसेना से टिकट लाए। जो कई ऐसे शिवसेना के नेता हैं जिनको वहां से टिकट नहीं मिला, वो भाजपा। तो ये चुनाव के समय में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अभी की खामोशी ये बता रही है कि चाहे अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पास कोई और विकल्प नहीं, इसलिए खामोश है। आखिरी सवाल, अध्यक्ष कौन बन रहा है या रिपीट हो रहा है? भाजपा का अध्यक्ष, भाजपा का अध्यक्ष। अगर आप भाजपा का अध्यक्ष कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि कोई आरएसएस का कट्टर विचारधारा वाला कोई व्यक्ति बैठाया जाएगा, क्योंकि आरएसएस के बाद जिस तरीके से दिक्कतें आई हैं, आरएसएस से अपने आप को हल्का सा किनारे किया गया और दिक्कत आई, तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा नाम, और जितने नाम आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में है इस समय, तो कोई एक ऐसा नाम आएगा सामने। मुझे लगता है कि सुनील बंसल जो कि संभाल चुके हैं। ओम बिरला अध्यक्ष हो सकते हैं? क्योंकि एक नैरेटिव ये भी चल रहा है अंदर। ओम बिरला, देखिए, संगठन का उनको कोई बहुत ऐसा अनुभव है नहीं, तो मुझे लगता है कि जो संगठन का जो कोई अनुभवी व्यक्ति होगा और जो आरएसएस विचारधारा का होगा, उसको कोई लाया जाएगा। और अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चेहरा अचानक से सामने आएगा और हम लोग कहेंगे कि अरे वाह, ये तो कहीं लाइमलाइट में ही नहीं थे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर की कुर्सी और महाराष्ट्र की सियासत को साधे रखना और बिहार में विपक्ष को कंट्रोल रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम राजनीतिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती है, और उसको बैलेंस रखना एक बड़ा काम, बड़ा टास्क के तौर पर देखा जा रहा है। आपको एनालिसिस कैसा लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा तो दूसरे लोगों को भी भेजिए और शेयर करिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये वीडियो। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।